पिछले कुछ सालों में मतलब कोविड में निफ्टी का लेवल था 7,800 के आसपास। और पिछले 4 से 5 साल के अंदर आप देखिए तो 26,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचा, यानी कि ये सुपर बुल रन हमको देखने को मिला। और बहुत लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा भी बनाया है, जैसे कि स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करके और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करके, माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। और कोई कोई स्टॉक्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स, 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 टाइम्स भी रन दे चुका है इस 5 साल के अंदर। तो सुपर वेल्थ क्रिएशन हुआ है, लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में दबा करके पैसा डाला है और बेझिझक होकर मार्केट को एक पार्ट टाइम हॉबी से एक फुल टाइम हॉबी भी बहुत जनों ने बना लिया है। तो इस तरीके का रन जो मिला है, लोगों के पैसे तो बने हैं, बट क्या सबके पैसे बने हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ये बुल रन चल रहा था तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्कैम भी चल रहे थे। और अब जो मार्केट का लेवल है जहां से वो गिरना शुरू हुआ है पिछले 6 महीने में, तो ये सारे जितने भी स्कैम्स हैं वो धीरे धीरे अब एक्सपोज होना शुरू हो रहे हैं। तो बुलरन की एक प्रॉब्लम यही है कि बुलरन की आड़ में बहुत सारे गलत धंधे होते हैं, बहुत सारे फेक कंपनीज अपना स्टॉक प्राइस को पंप करते हैं, और वहां पे फंसता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हमारे और आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हमेशा उस पंप एंड डंप में फंस जाते हैं। ये जो रन चलता है पंप एंड डंप का, तो ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये 2 से 3 साल के अंदर पूरे कंपनी को एक तरीके से मैनेज किया जाता है। और किस तरीके से इसके नंबर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, न्यूज प्रो किया जाता है मार्केट में, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कैसे ये कंपनी अच्छा कर रही है, और इन सब के बीच ये अटेंशन खींचता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई स्टॉक 20 रुपए से 200 रुपए हो जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें काफी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, और यहीं से शुरू होता है स्कैम। तो अभी हम देखेंगे कि एक कंपनी का एग्जाम्पल जिसने अभी इन बीच में इस इन 2 सालों के बीच में ये पंप एंड डंप का खेल खेला है, और अब हुआ क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से इसमें फंस चुके हैं और अपना बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए तो आप सीख पाओगे, आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमें ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। और अगर हम इन कंपनियों से बच जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि हम बहुत बड़ा वेल्थ स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। तो मेरा ध्यान गया इस कंपनी के ऊपर, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। और इस कंपनी को मैंने जब चार्ट देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि 1 मई 2023 को इसका भाव था 15 रुपया, ओनली 15 रुपीज। एक साल के अंदर 1 मई 2024 को ये था 225 रुपए, और आज हम बात करें तो ये 1174 रुपए पे है। लेकिन इसने अभी रिसेंटली कुछ एक महीने पहले का इसका हाई था 1702 रुपया। तो 2 साल के अंदर, लेस देन 2 इयर्स, यानी कि 2 साल के कम में ही इसने 1700 रुपए कर दिए 15 रुपए का। अगर आप अभी सोचें कि अगर मैंने 15 रुपए में, जो कि हर रिटेल इन्वेस्टर ये काम जरूर करता है जब भी वो देखता है कि छोटे भाव से बहुत बड़ा भाव हुआ है, तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने 15 रुपए पे 1 लाख रुपए लगा दिए होते 15 के भाव में, और आज तक मैं होल्ड कर जाता, तो वो 1 करोड़ हो जाता, यानी कि 100 टाइम से भी ज्यादा। तो ये कैलकुलेशन हमारे मन में हमेशा चलता रहता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स के। तो ये चीज ने मुझे बहुत फैसिनेट किया, और मैंने बोला कि चलो इस कंपनी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में काफी बार भी आ चुका था, सेबी ने इसके ऊपर कुछ बंदिशें लगाई थी, तो इस तरीके से मैंने इसको देखा फर्स्ट टाइम। अब आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस कंपनी ने किस तरीके से अपने को एक अपने आप को एक जेन्युइन कंपनी बता के लोगों से इन्वेस्ट करवाया। तो ये रन एक्चुअली में, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, तो अगर आप देखें तो 2021 में देखें तो इसका शेयर प्राइस और भी कम था, ये करीबन 5 रुपए का शेयर था। और 2021 से लेके 2023 के मिड तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ है स्टॉक के अंदर। 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इसने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। और ऑल ऑफ अ सडन ये थोड़ा सा स्टार्ट लेता है, फिर कुछ संभल जाता है, और फिर वहां से बूम, ये सीधे 1700 का हाई बना देता है। तो ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? जरूर इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होंगे, जरूर इस कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। आइए देखते हैं कि कैसे क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly। तो मैंने इसके सेल्स फिगर निकाली पिछले 10 साल की, और ये सेल्स फिगर देखिए आप,
क्या दिख रहे हैं आपको? ये सब जीरो है। तो पिछले 10 साल में कोई रेवेन्यू नहीं हुआ है, कोई सेल्स नहीं हुआ है, और फिर भी स्टॉक प्राइस भाग रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, जब सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट का तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए कि रिसेंट में इसने 500 करोड़ का सेल्स बताया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों ये इन्होंने इस तरीके का सेल यहां पे एंड में बताया हुआ है और कैसे ये सपोर्ट कर रहा है स्कैम के लिए। तो नो सेल्स नो प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट इस कंपनी की इस वक्त क्या स्थिति है वो बताता है। तो एकदम बेसिक्स में नहीं जा सकता मैं। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो सबसे पहली नजर आप यहां पे देखिए फिक्स्ड एसेट। तो कंपनी के पास कोई एसेट ही नहीं है। अगर मैं आज को बिजनेस खोलता हूं, कितना भी छोटा बिजनेस, कम से कम एक कंप्यूटर तो खरीदूंगा मैं, बट फिक्स्ड एसेट में वो भी नहीं है। इनके पास जीरो एसेट्स है, इन्वेंट्रीज नहीं है, मतलब इनके पास कोई माल ही नहीं है जो इनको ये बेच सके। अब ये लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसका मैं प्रॉपर रीजन आपको एंड में दूंगा इन्होंने क्यों ये नंबर्स यहां पे डाले हुए। तो टोटल एसेट्स भी नहीं है इनके पास कुछ भी, और टोटल फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है, इन्वेंट्रीज भी नहीं है। तो बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं। बोलने का मतलब यह है कि ये कंपनी सिर्फ पेपर पे है, रियलिटी में तो इसके पास एक शॉप भी नहीं है। अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कोई भी कुछ बिजनेस करता है तो या तो कैश फ्लो तो होगा कम से कम, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कैश अंदर बाहर तो होता है। लेकिन पिछले 10 साल में कोई भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी, यानी कि जीरो। ना ही इन्वेस्टिंग ना ही फाइनेंसिंग। तो आखिर 10 साल से ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड होकर कर क्या रहा था? तो ये पेपर पे चल रहा था कंपनी, रियलिटी में कोई कंपनी था ही नहीं। अब मैंने सोचा कि चलो एक बार इसकी वेबसाइट देख लेते हैं, क्या पता ये जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं हो सकता है कहीं गलत हो। तो मैंने बीएससी के वेबसाइट पर गया और इसकी वहां पे लिस्टेड वेबसाइट का नाम देखा, तो वो ये था, क्राफ्टन डेवलपर्स। अभी कंपनी का नाम कुछ और है, पर पहले ये नाम हुआ करता था। तो मैं इसके वेबसाइट पर गया, मैं बोला चलो वेबसाइट देख के पता करते हैं कि ये एक्चुअल में करता क्या है, ये किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो जब मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे कुछ ये देखने मिला, और ये जो लोडिंग का जो साइन आपको दिख रहा है, तो मैंने समझा कि मैं 10 मिनट रुका कि ये लोड होके आए, और ये आया ही नहीं 10 मिनट के बाद, और 15-20 मिनट के बाद भी ये नहीं आया। तो मैंने मेरे एक डेवलपर फ्रेंड को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने वेबसाइट देख के बताया कि ये वेबसाइट इतना ही बना है, आपको हमेशा ये लोडिंग ही दिखेगा, इसके आगे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं इसमें भी सरप्राइज हो गया कि कंपनी ने बकायदा वेबसाइट को भी एक स्कैम ही बना के रखा है, और खुलेआम कर रहा है, कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स में मैंने जाके देखा तो मुझे ये वेबसाइट का नाम मिला, सीक्वल राउटर करके, और वो उस पर भी मैंने जब जाके देखा तो वो भी वेबसाइट एक्चुअली है नहीं, और उस पर भी कुछ नहीं मिला मुझे। फिर अब आप देखेंगे कि इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि ये कंपनी स्कैम कर रही है और इसकी कुछ भी नहीं है इसके पास। लेकिन आखिर इन्होंने ये फिर ये पंप एंड डंप किया कैसे? आखिर एंड में इन्होंने जो रेवेन्यूज दिखाए हैं और इतने स्टॉक प्राइस को लेके कैसे गए ऊपर तक, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझोगे तो आप फ्यूचर में इन चीजों से बच भी सकते हो। तो हमें एक बात तो है, हमें प्राइसेस देख के कभी काम नहीं करना है, हमें जाके कंपनी की ओरिजिनल बिजनेस को समझना है, उसके कैश फ्लो को समझना है। और ये एक बहुत ही बड़ा वीडियो बन सकता है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जरूर किस तरीके से अपने को एक कंपनी की एनालिसिस करनी है, और बेसिक्स चीजें हमें समझ लेना है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज हम ऐसे कंपनीज के शिकार बन सकते हैं। तो आते हैं इस पे। अभी देखिए 2024 अप्रैल में क्या होता है। भारत ग्लोबल डेवलपर्स, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करता है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसने 70 लाख शेयर एक बंदे को दे दिए, फिर इसने वापस से एक 70 लाख शेयर किसी और एक बंदे को दे दिया। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर 70 लाख, फिर 70 लाख, फिर इस ऐसे करके 3.5 करोड़ शेयर्स इसने अप्रैल में दिए, और अप्रैल के बाद तुरंत मई में, यानी कि जस्ट दूसरे दिन, इसने और 60 लाख शेयर्स
3 और जन को दिए। तो ये देखिए, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है और ये बहुत ही छोटे रेट में किया गया है। ठीक है। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है क्या? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है जब कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को दे सकता है, और ये होता भी है और ये किया भी जाता है। और इसको पब्लिक ऑफरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली प्लेस हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये क्यों किया जाता है? कैपिटल रेज करने के लिए किया जाता है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली ये शेयर्स दे दिया जाता है। कभी कभी वेंचर कैपिटलिस्ट को दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अगर कोई नए आ रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनको डायरेक्टली वो शेयर्स देके उनका पैसा ले लिया जाता है। बट इन्होंने बेचे हैं वो सिर्फ 10 रुपए में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। Specific regulation govern preferential allotment and often aims to bring high value investors और restructuring debt। तो जब भी कभी ऐसा कुछ करना होता है, जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना होता है, तभी हाई वैल्यू कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को कंपनी लेके आती है। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का इन्होंने पूरा मिसयूज किया है, क्योंकि इन्होंने शेयर्स दे दिए हैं सिर्फ 10 रुपए में, जबकि 1 अप्रैल को करीबन भाव चल रहा था 220 रुपया। लॉजिकली अब हुआ क्या, एक शॉर्ट में देखते हैं। 31 इनसाइडर्स ने 10 रुपए में शेयर खरीदा, मार्केट प्राइस चल रहा था 120 रुपया। जस्ट उसके दूसरे दिन 10 इनसाइडर ने फिर से 3.5 करोड़ शेयर्स खरीदे 210 रुपए के भाव में। अब हुआ क्या, 99.5% शेयर्स नए इनसाइडर ओनर्स के पास पहुंच चुका है। प्रमोटर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये जो 99.5%, ये जो नए इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स आ गया है, इनको 6 मंथ्स तक लॉक इन रहता है, यानी कि ये अपने शेयर्स को 6 महीने तक बेच नहीं सकते। और 6 महीना जैसे ही खत्म होता है, इन्होंने इस पर सेलिंग शुरू कर दी और एक 270 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने बना लिया। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस मैंने आपको करके समझाया है। अगर ये नहीं समझता है तो आप कमेंट्स में प्लीज डालिए कि ये मुझे नहीं समझा है, तो मैं उसको शायद कुछ दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो 31 इनसाइडर्स, फिर 10 इनसाइडर्स, इन सबको माल बेचा है बहुत ही सस्ते भाव में। यानी कि मार्केट प्राइस चल रहा था 120, 210, पर इन्होंने बेचे हैं सिर्फ 10 रुपए में। फिर इन्होंने 6 महीने के बाद जब इस पे प्रॉफिट देखा, तब इसको बेच दिया। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब ये बेच रहे हैं इतने सारे शेयर्स, तो ये बेच किसको रहे हैं? क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये खरीदता कौन है? ये खरीदते हैं आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स, जिनकी नॉलेज लेवल बहुत ही लो है और वो मार्केट के इस पंप एंड डंप को नहीं समझ पाते हैं। वही लोग आकर इस शेयर्स को खरीदना शुरू करते हैं, और एक के बाद एक टेलीग्राम चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं, व्हाट्सएप चैनल एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और ये सब पर अब इस शेयर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और आपकी नजर जाती है और आप जाकर इस शेयर को खरीद लेते हो, और वहां पे ये लोग अपना शेयर्स ऑफलोड कर देते हैं। तो यहां पे देखिए 260 का भाव था 30 अगस्त को, और वहां से इन्होंने ये रन लिया है। तो आपको क्या लगता है ये लोग ने कब बेचना शुरू किया होगा? तो ये जो रन इन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट जब ये सेकंड लेग जब इन्होंने भगाया है, तब इन्होंने अपना शेयर्स ऑफलोड करना शुरू कर दिया, और यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। मुझे नहीं लगता कोई रिटेल इन्वेस्टर आके यहां खरीदता होगा 200 रुपए में और यहां बेच देता होगा। ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के बारे में कोई जानता नहीं है। कंपनी के बारे में जानना शुरू करता है जब वो ऊपर के लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि तब कंपनी खुद चाहती है कि आप मेरे बारे में जानो। तो ये यहां पर न्यूज, यहां पर सब चीजें फैलाई जाती है ताकि आप आकर खरीदें, और जब आप खरीदने के लिए एज अ बायर खड़े रहोगे, तब ये लोग आपको सेल करके, यानी कि माल बेच के निकल जाएंगे। तो यही हो रहा है इसके अंदर। अब देखिए फंसाने के और कितने तरीके हैं। ये देखिए 4 नवंबर को जब स्टॉक प्राइस को इनको भगाना था, तब इन्होंने एक चीज पब्लिश की है कि भारत ग्लोबल डेवलपर बैग्स $3 बिलियन रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विथ मेकेन इंडिया। यानी कि 300 करोड़ का हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस पे हम काम करेंगे। और उसमें देखिए इनको क्या प्रोवाइड करना है। एग्रीटेक डिवीजन है इनका, पता नहीं कहां से आ गया वो, और वो 2 लाख टन पोटैटोज करेगी, मतलब सप्लाई करेगी भारत ग्लोबल को।
अब अचानक में ये पोटैटो बेचने लग गए, जबकि इनका प्रोफाइल बताया गया है एज अ हार्डवेयर कंपनी। तो हार्डवेयर तो किया नहीं, अब ये पोटैटो बेच रहे हैं। सेकेंड देखिए, ये और एक फेक न्यूज इन्होंने जो स्प्रेड की मीडिया में, वो ये है कि भारत डेवलपर हैज सिक्योर्ड एन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 120 करोड़ फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओ माय गॉड। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट का कोई बात करता है तो जरूर वो मीडिया में आएगा और जरूर उसके शेयर्स पंप एंड डंप होंगे ही होंगे। तो इसीलिए ये लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहां पर नाम यूज कर रहे हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अगर ये रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा है तो ये बहुत ही जेन्युइन कंपनी होगा। ये हो रहा है 8 नवंबर को, याद रखना पहले वाला 9 नवंबर को था। और उसी के कुछ 2-3 दिन बाद ये देखिए थर्ड न्यूज आया कि भारत ग्लोबल डेवलपर विंस ऑर्डर ऑफ 650 करोड़ फ्रॉम टाटा एग्रो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये भी एक फेक न्यूज था और बाद में इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है सेबी के इंक्वायरी में। तो 3 न्यूज फटाफट फ्लैश कर दी गई 3 दिन के अंदर, ताकि हमारे जैसे लोग इसमें बेवकूफ बने और आके इस कंपनी का स्टॉक खरीदे। हुआ क्या आप देखिए, वॉल्यूम देखिए। अब ये जो व्हाइट वाले जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो चढ़े हुए हैं, ये वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कब से बढ़ा है आप अगर देखेंगे, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है नवंबर से, जब उन्होंने ये न्यूज की प्लानिंग शुरू की। और तभी से ये स्टॉक भी भागना शुरू हुआ है। करीबन यहाँ पे 200-250 के लेवल से ये यहां तक का रन ले चुका है और उसके बाद अब ये गिरना शुरू हो चुका है। तो वॉल्यूम बढ़ाया गया और वॉल्यूम, लोग आए, लोगों ने खरीदा माल, प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा और इस तरीके से ये ट्रेडिंग करके वो अपना पैसा लेके एग्जिट हो चुके हैं या हो रहे होंगे। अभी भी कुछ बचा होगा शायद, वो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैक्सिमम तो उन्होंने एग्जिट कर ही दिया होगा। अब इस पे सेबी ने क्या किया, सेबी ने पहले तो इनकी ट्रेडिंग बंद करवा दी और एक नोटिस दे दिया कि अब ये शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे कुछ दिन के लिए, जब इनको इस बात का पता चला। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत हाई भाव में खरीदा था, वो अब अपना शेयर्स बेच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सेबी को फाइनली मजबूरन, क्योंकि सेबी छोटे इन्वेस्टर्स के फेवर में ही काम करता है हमेशा, तो सेबी ने भारत ग्लोबल के डेवलपर्स के शेयर्स को ट्रेड करने की अनुमति फिर से दे दी 15 अप्रैल से। तो इसका मतलब यह है कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड तो कर सकते हैं, बट ये स्टॉक अब लोअर सर्किट से बिल्कुल ही नहीं उठने वाला है। तो पता नहीं किस भाव पे ये बेच पाएंगे। लेकिन इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से सेबी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनता है, क्योंकि सेबी छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का उनका सबसे बड़ा दायित्व है। तो ये जो हमने केस स्टडी देखी है वो एक क्लियर कट केस स्टडी है, और कम से कम ऐसी मैंने पर्सनली 7 से 8 कंपनीज अभी डिटेक्ट की है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, जिन्होंने ये सेम काम किया हुआ है। मैं स्लोली करके एक से एक लेते जाऊंगा और एक पे वीडियो बनाते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ सके कि किस तरीके से हमें इस कंपनी को अवॉइड करना है और हमें जेन्युइन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे हो, जिसके कैश फ्लो हो। उन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है और इन घटिया कंपनियों से हमें बचना है। और मैं पहले एक बता दूं कि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ आपको इस शेयर को बेचने या खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक केस स्टडी, एक एजुकेशनल पर्पस की वजह से सिखाना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इन कंपनीज को अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपने आप को एजुकेट करो और सेबी के रूल्स और गाइडेंस का आप ट्रैक करो। तो ऐसी कंपनी से आप 100% बच सकते हो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है स्कैम की लिस्ट में। आगे मैं और वीडियोस इसमें करने वाला हूं। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी लगती है, डाउटफुल लगती है, तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि ऐसी कोई कंपनी डाउटफुल है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बता सकता हूं। तो इन्वेस्टिंग तो करना है, लॉन्ग टर्म करना है, लेकिन हमें इन कंपनियों से बचना भी है, क्योंकि ये हमारा वेल्थ वाइप आउट कर सकते हैं और पूरा जीरो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और लोग भी इस एनालिसिस का फायदा उठा सके। थैंक यू।